हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुशवाहा एकेडमी। तो यार पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल पेपर थे उसके हमने लघुत्तरीय प्रश्न तक जो है हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज इस सेकंड पार्ट के वीडियो में हम उसका जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और कुछ मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा खंड यानी हमारा जो खंड ख है उसके भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है कि लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी हमको वही सेम पॉइंटों में ही आंसर लिखने हैं। तो गुण में हमको इसमें सबसे पहले वही लिखना है कि लोकतंत्र नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रताओं को बनाए रखता है तथा उनको उचित सम्मान भी प्रदान करता है। और दूसरा पॉइंट ये था कि लोकतंत्र सहमति का शासन है। लोकतंत्र में जनता यह अनुभव करती है कि वह स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है, अतः लोकतंत्र में नागरिक सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं। ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं और इसके बाद आपको दो पॉइंट और लिख देना है। दो पॉइंट में आपको एक पॉइंट ये लिखना है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो शासन की शक्ति को मर्यादित तथा नियंत्रित करती है। एक पॉइंट ये हो गया। और इसका एक लास्ट पॉइंट हम जो लोकतंत्र के गुण में लिखेंगे वो ये होगा कि लोकतंत्र राष्ट्रवाद तथा अंतरराष्ट्रवाद में भी समन्वय स्थापित करता है। ये चार पॉइंट आपको इसके गुण में लिखने हैं। अब दोष में हमको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। तो दोष का जो पहला पॉइंट है वो होगा कि लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कमजोर होती है क्योंकि सरकार के विरुद्ध निरंतर प्रदर्शन तथा धरने चलते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर की पार्टियों के बीच में कोई धरना प्रदर्शन हमेशा चलता ही रहता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कमजोर होती है क्योंकि सरकार के विरुद्ध निरंतर प्रदर्शन तथा धरने चलते रहते हैं। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं और बहुमत का निर्णय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि संकटकालीन स्थिति का तत्कालीन समाधान करने में लोकतंत्र अधिक सफल नहीं रहता। अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आ गई तो उसे वो तुरंत हल नहीं कर सकता क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। और हमारा इसका थर्ड पॉइंट ये होगा कि लोकतंत्र पूंजीपतियों का गढ़ होता है। लोकतंत्र में पूंजीपतियों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। पूंजीपति राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। और इसका एक लास्ट पॉइंट ये होगा कि लोकतंत्र में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब उसमें कोई बाधाएं उत्पन्न होती हैं या कोई कुछ सा विकार होता है तो वो भीड़ तंत्र में परिणत हो जाता है, मतलब भीड़ तंत्र में मिल जाता है। तो ये थे उसके चार गुण और चार दोष। अब हमारे यहाँ पे एक अथवा करके जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में केंद्र राज्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इसमें से फर्स्ट वाला पॉइंट ये है कि भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र तथा राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण रहें तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच टकराव अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का केंद्र तथा राज्यों की राजनीति पर पूर्ण आधिपत्य रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति के तकरीबन 20 साल तक कांग्रेस पार्टी का ही राज्य और केंद्र पे शासन रहा। तो दोनों ही स्तरों पर कांग्रेस पार्टी थी, अतः केंद्र तथा राज्यों के संबंध जो है बहुत ही अच्छे थे। और तीसरा पॉइंट यह है कि 1967 ईस्वी के उपरांत अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ तथा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार का अस्तित्व रहा। इस काल में केंद्र के राज्यपाल के माध्यम से जो अनेक गैर कांग्रेसी सरकार थे उनको तोड़ दिया गया, यानी भंग कर दिया गया। अतः राज्य तथा केंद्रों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। मतलब कि जब 1967 का जब चुनाव हुआ तो उतनी समय तो केंद्र में कांग्रेस ही था, लेकिन अदर राज्य में किसी किसी राज्य में गैर कांग्रेसी हो गए थे। तो राज्यपाल के द्वारा मिलके उनको भंग कर दिया गया सरकार को, और इस वजह से राज्य और केंद्र में जो है संबंध तनावपूर्ण हो गए। और हमारे यहाँ चौथा पॉइंट ये है कि आर्थिक रूप से भी राज्य केंद्र के अधीन है। आर्थिक रूप से जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश है वो केंद्र के अधीन है, दिल्ली के अधीन ही है, क्योंकि केंद्र द्वारा ही राज्यों के आर्थिक विकास के लिए अनुदान दिया जाता है। अतः राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता है। ये इसका एक काफ़ी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हमारा यहाँ पांचवा पॉइंट है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार केवल राज्यों तक है।
केंद्र की सरकार कहीं भी कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों को आदेश और निर्देश दे सकती है। ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है मतलब केंद्र के लिए, क्योंकि केंद्र की जो कार्यपालिका है मतलब हमारी राज्य की जो कार्यपालिका है वो केवल हमारे राज्य तक सीमित होती है, लेकिन केंद्र जो है वो पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है। और एक लास्ट पॉइंट इसका ये है कि संपूर्ण देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो है सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनता में कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही काम करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्र व राज्य संबंधों का मिला जुला परिणाम रहा है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। ये 6 पॉइंट थे। और अब हम चलते हैं अपने 13 वाले क्वेश्चन पे। तो हमारा 13 वाला क्वेश्चन ये है कि महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो महामंदी से आशय का क्या मतलब है, तो हम यहाँ हमको सिंपली यही बस 2-3 लाइनें हमको लिख देनी है कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया था। उद्योगों में मशीनीकरण तथा वैज्ञानिकरण शुरू हो गए थे। उत्पादन का आधिक्य, क्रय शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण का असमान वितरण जब हुआ तो इसने विश्व में भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। और अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क के शेयर बाजारों में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे आ गए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई और इसे ही 1929 ईस्वी की महामंदी कहा गया है। तो महामंदी के मुख्य 2 कारण, तो इसमें पहला कारण ये था कि पूंजी उत्पादन एवं उपयोग तथा पूंजी के देश से बाहर प्रवाह के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गया। लेकिन ये उछाल जो है लंबे समय तक चला नहीं, और जब ये उछाल नीचे समाप्त हुआ तो कृषि उत्पादों के दाम नीचे आ गए, जिससे किसान घाटे में चले गए और उसके कारण ये कर्ज में डूब गए। और एक इसका मुख्य दूसरा कारण ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी पूंजी पर निर्भर थी वो भी अस्त व्यस्त हो गई, जिससे संपूर्ण संसार में आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ। तो ये महामंदी के मुख्य 2 कारण थे। अब महामंदी के प्रभाव, तो महामंदी के देखिए कई प्रभाव हुए, तो मैं उसमें से आपको कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे पहला है, विश्व के लगभग सभी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। दूसरा, माल की खपत न हो पाने के कारण अनेक कारखाने बंद हो गए और वस्तुओं की मांग घट जाने से अनेक वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया। और अनेक कारखाने बंद हो जाने के कारण विश्व के लगभग 8 करोड़ श्रमिक बेकार हो गए। मतलब पूरे विश्व के लगभग 8 करोड़ श्रमिक जो है वो बेकार हो गए। और इसका लास्ट पॉइंट ये है कि आर्थिक मंदी से निर्धनता में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो महामंदी के ये कुछ प्रभाव थे जो मैंने आपको बताएं, और इसी के साथ हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पे जो इसका अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा करके कि सार व गर्भित लेख लिखिए, तो इसमें हमको 2 टॉपिक मिले हैं। इसमें आपको संक्षिप्त में कोई टिप्पणी लिखना है। तो इसमें से पहले हेडिंग है वो है चौरी चौरा की घटना। तो चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, और ये घटना जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी। इसमें क्या हुआ था कि कुछ भारतीय लोगों ने मिलकर ब्रिटिश की पुलिस चौकी में आग लगा दिया था, जिसमें तकरीबन 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे, और इस घटना को ही चौरी चौरा की घटना कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण अब असहयोग आंदोलन और नहीं चलाया जाएगा, और उसे वापस ले लिया गया था। तो और इस घटना के तुरंत बाद ही गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन उनके इस निर्णय से कुछ लोग जो हैं कुछ लोगों को यह निर्णय उचित नहीं लगा, और उनका गांधी जी का उन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से विरोध किया। और फिर कांग्रेस के गया अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके नौजवान सहयोगियों ने गांधी जी का विरोध किया। तो ये हो गई चौरी चौरा की घटना पर टिप्पणी। अब यहाँ पे दूसरा एक घटना है वो है गांधी जी की दांडी यात्रा। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं, ये एक ऐतिहासिक घटना थी। इसमें गांधी जी और गुजरात विद्यापीठ तथा साबरमती आश्रम के कुल 78 सदस्यों ने भाग लिया। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू की। 200 मील पैदल चलकर 24 दिनों में इन्होंने दूरी वो तय की 200 मील की। और स्थान स्थान पर जो है मतलब कई जगहों पर हजारों नर नारियों ने सत्याग्रह की जय जयकार की और गांधी जी का हार्दिक स्वागत किया।
और फिर उसके बाद सरदार जी पटेल जो कि हमारे गांव का दौरा कर जनता को सजग कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हें सज़ा दे दी गई, जिससे जनता भड़क गई। तो इसमें जो है फिर इस यात्रा का उल्लेख करते हुए बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा है कि इस महान राष्ट्रीय घटना के पूर्व, उसके साथ साथ तथा उसके बाद जो दृश्य देखने में आए वो इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूंकने वाले थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे और फिर 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया और फिर नमक कानून का उल्लंघन कर उन्होंने सत्याग्रह का प्रारंभ किया। तो ये हो गई हमारी दांडी यात्रा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, और मैंने आपको दोनों ही टॉपिक पे एक संक्षिप्त टिप्पणी बता दी। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मानचित्र संबंधी प्रश्न। और यहाँ पे इसका पहला प्रश्न यह है कि वह आंदोलन जहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो वो स्थान था अमृतसर, जहाँ से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और यह जो है 1930 में आंदोलन चलाया गया था, जैसा कि हम सभी ने अभी गांधी जी के दांडी यात्रा में अभी जो हमने पढ़ा, सेम वही चीज़ था कि उन्होंने जो है 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन मतलब साबरमती आश्रम से चलाया गया था। मैंने यहाँ पे आपको एक इंडिया के मैप में वो डॉट आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे से वो आंदोलन चलाया गया था। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो वो स्थान था अमृतसर। और 1919 में यह घटना घटी थी और मैंने उसे भी एक डॉट से दर्शा दिया है। अब वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और वहाँ पे जो प्रस्ताव रखा गया था वो असहयोग का प्रस्ताव वहाँ पे पास हुआ था। और यहाँ पे हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो वो घटना थी चौरी चौरा की घटना। और चौरी चौरा की घटना ये गोरखपुर में है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मैंने उसे भी डॉट से दर्शा दिया है। और यह घटना जो है 4 फरवरी 1922 को घटी थी। अब यहाँ पे हमारा फिफ्थ वाला और आखिरी क्वेश्चन है खंड क का कि वह स्थान जहाँ पे 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वो स्थान था मद्रास में 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और यहाँ पे बस एक ही मांग थी, वो थी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। तो अब हम अपने जो हमारा सेकंड वाला खंड है वो है खंड ख। अब खंड ख का भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन वो है कि सीमा सड़क का गठन कब किया गया था। तो सीमा सड़क का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पश्चिमी गलियारे द्वारा आपस में जुड़ते हैं। पूर्व से पश्चिमी गलियारे, तो ये जो गलियारा जुड़ता है ये है सिलचर और पोरबंदर का गलियारा। और यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध हमारे चिन्नाव नदी पे बना है। अब हमारा यहाँ पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। और तो भारत का पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र ना उत्तराखंड में स्थित है और ना ही हिमाचल प्रदेश और ना राजस्थान में, वो तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पे खनिज, धात्विक खनिज लौह अयस्क है। अभ्रक नहीं है, कोयला नहीं है, नमक नहीं है, वो है लौह अयस्क। तो यार मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यार तो अभी हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको मैं अगले पार्ट में बना दूंगा, अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगली वीडियो जल्दी ही मैं डाल दूँगा।